हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉस्ट अकाउंटिंग चाहे वो प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है या वो एकेडमिक कोर्स कर रहा है, दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में कॉस्ट के कॉन्सेप्ट, कॉस्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। आज हम इस डिस्कशन में एक कॉस्ट शीट कैसे बनती है, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, उससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। जैसा ये वर्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये अपने आप में दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। अकाउंटिंग एक अलग चीज है, कॉस्ट एक अलग चीज है। तो आज का डिस्कशन हमारा कॉस्ट के ऊपर होगा। अकाउंटिंग जैसा हम जानते हैं, हमारी जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जैसे हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग के टर्म्स हैं। तो अकाउंटिंग एक सेपरेट कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे। आज का पूरा सेशन केवल कॉस्ट के ऊपर है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट कॉस्ट इज ऑल अबाउट। कॉस्ट को लेके स्पेशली प्रोफेशनल एग्जाम्स में बहुत सारे बच्चों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से वो कॉस्ट को आगे जब एडवांस लेवल पे करना होता है तब वो बड़ा स्ट्रगल करते हैं। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट कॉस्ट इज। एंड कॉस्ट एक बड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम पूरे दिन में जितना भी इकोनॉमी में भ्रमण करते हैं, कहीं हम कुछ खरीद रहे होते हैं या हम बेच रहे होते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट है या वो सर्विस है, हर जगह कॉस्ट इन्वॉल्व है। हालांकि हमारा सामना सेलिंग प्राइस से होता है, बट बैकएंड पे कॉस्ट अगर नहीं निकाली होगी तो सेलिंग प्राइस डिराइव नहीं हो सकता। सो विल आंसर हेयर थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कनेक्टेड विद cost. So first question is what cost is all about, then cost की जरूरत क्या है, और तीसरा cost कैसे निकाली जाती है। इन तीनों को हम आज इस डिस्कशन में कवर करेंगे। So first we'll start with what is cost. इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड और एट्रीब्यूटेबल इन प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट और इन रेंटिंग ए सर्विस। इसका क्या मतलब है? पहली बात, कॉस्ट होती क्या है? कॉस्ट एक्सपेंडिचर होता है। अब हम ये जानेंगे कि कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, ये एक्सपेंडिचर हमारे को कहां से मिलता है। दूसरा, ये हमेशा किसी ना किसी चीज के रिलेशन में होता है। तो या वो चीज प्रोडक्ट हो सकती है या वो सर्विस हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि कोई कार परचेज करनी है, कोई घड़ी परचेज करनी है, मोबाइल परचेज करना है, वो प्रोडक्ट है। कोई सर्विस है, सर्विस फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल की सर्विस, हमारे सामने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, रेलवेज में हम सफर करते हैं उसकी सर्विस, हमारे सामने होटल्स होते हैं उनकी सर्विसेज, वो सब सर्विस सेक्टर्स में आते हैं। डॉक्टर की सर्विस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कंसल्टिंग सर्विसेज, लॉयर की सर्विसेज। तो कॉस्ट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू समथिंग एंड दैट समथिंग कुड बी प्रोडक्ट और सर्विस। दूसरी बात यह है कि हमारे पास आया वर्ड इनकर्ड और एट्रीब्यूटेबल। इसका क्या मतलब हुआ? तो एक्सपेंडिचर, कौन सा एक्सपेंडिचर, और ये तो हमें समझ में आया गया किसके रिलेशन में, प्रोडक्ट के रिलेशन में या सर्विस के रिलेशन में। पर वो कौन सा एक्सपेंडिचर और कहां मिलता है? जितने भी कॉस्ट की कैलकुलेशंस होती हैं वो सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग एक्सपेंडिचर्स को पिक करते हैं। तो वो सारे एक्सपेंसेस जो फाइनेंशियल P&L अकाउंट के अंदर हमारे को मिलेंगे वो हमारे एक्सपेंडिचर्स जो उसके अंदर इनकर्ड हो चुके हैं। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं जो फाइनेंशियल P&L में नहीं होते पर फिर भी वो हमारी कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं। इसी तरह से कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे होते हैं जो P&L में होते हैं पर फिर भी हमारी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी मान के चलते हैं ये एक्सपेंडिचर्स हमारे को फाइनेंशियल P&L से मिलते हैं, उनको हम प्रोडक्ट या सर्विस के रिलेशन में पिक करते हैं और ऐड करते हैं और कुछ कैलकुलेशंस करके हम कॉस्ट तक पहुंचते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट और सर्विस की बात कर रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट और सर्विस के अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, प्रोसेस भी हो सकती है और एक्टिविटी भी हो सकती है जिसके रिलेशन में कॉस्ट निकाली जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो जैसे हमने डिस्कस किया, कंप्यूटर, मोबाइल, कार, एनी प्रोडक्ट। सर्विस, बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनके रिलेशन में कॉस्ट निकलती है।
एक्टिविटी कौन सी हो सकती है? एग्जाम्पल के लिए हम कोई कंपनी परचेज ऑर्डर देती है गुड्स को परचेज करने के लिए, वो एक एक्टिविटी है। मार्केटिंग एक एक्टिविटी है। इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती है जिनके रिलेशन में कॉस्ट निकाली जा सकती है। साथ साथ प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स हम बोलेंगे दिल्ली मेट्रो एक प्रोजेक्ट है, तो हाईवेज कंस्ट्रक्शन, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन एक प्रोजेक्ट है, उसको हम प्रोडक्ट नहीं बोलते, उसको हम प्रोजेक्ट बोलते हैं। ऐसा क्या डिफरेंस है प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में? प्रोजेक्ट में एक टाइम बाउंड एक्टिविटी होती है, यूनिक होती है, और एक समय के अंदर वो खत्म हो जाती है, तो वो अपने आप में कंप्लीट प्रोडक्ट है, बट उसकी ड्यूरेशन बनाने की मोर देन 1 ईयर भी हो सकती है, शॉर्टर देन 1 ईयर भी हो सकती है, तो उनको हम प्रोजेक्ट की कैटेगरीज में फॉल कराते हैं। इसी तरह से कोई एक प्रोसेस एक अपने आप में कंप्लीट प्रोडक्ट भी बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो चीजों को पहले रॉ मटेरियल को काटा जाता है, जब वो बन के तैयार हो जाता है फिनिशिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल शू इंडस्ट्री के अंदर उसका अपर अलग बनता है, सोल अलग बनता है, एंड दोनों की पेस्टिंग्स अलग होती हैं, तो 3 स्टेजेस में वो प्रोडक्शन होता है। सो अपर अपने आप में कंप्लीट आउटपुट है, सोल अपने आप में कंप्लीट आउटपुट है, और जब दोनों को मिला देते हैं तो जो शू बनता है वो अपने आप में कंप्लीट आउटपुट है। तो उसको हम स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 बोलते हैं, एंड देयर वेयर प्रोसेस इज इन्वॉल्व। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब हम देखेंगे कि ये बात हम समझ गए कि कॉस्ट का हमेशा किसी ना किसी के साथ रिलेशन होता है, मतलब कॉस्ट जो है आइसोलेशन में नहीं निकलती। कॉस्ट या तो प्रोडक्ट की निकलेगी, या प्रोजेक्ट की निकलेगी, एक्टिविटी की निकलेगी, प्रोसेस की निकलेगी, सर्विस की निकलेगी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि उससे रिलेटेड खर्चे, फॉर एग्जाम्पल अगर कार मैन्युफैक्चर हो रही है तो कार से रिलेटेड खर्चे जितने भी होंगे वो सारे के सारे इकट्ठे कर दिए जाएंगे और वो बन जाएगी कार की कॉस्ट। क्योंकि एक कंपनी एक ही टाइम में एक से ज्यादा चीजें बनाती है, तो फाइनेंशियल पी&एल तो सारे खर्चों को रिफ्लेक्ट करता है, फाइनेंशियल पी&एल के अंदर सारे खर्चे होते हैं, बट हमारे को कौन से पिक करने हैं? जो कार से रिलेटेड हो। अगर वो कंपनी कोई और चीज भी बना रही है तो उसके खर्चे हम फाइनेंशियल पी&एल में टच नहीं करते, उनको अलग रखते हैं। तो दो बातें समझने की हैं, एक तो एक्सपेंस, ऑब्वियसली कार से जुड़े हुए सारे एक्सपेंस उनको ढूंढना पड़ेगा फाइनेंशियल पी&एल से। दूसरा, हमारे को जो उससे रिलेटेड नहीं होंगे उनको छोड़ना पड़ेगा। इसकी एक एक्सरसाइज हम थोड़ी देर में अभी करेंगे। सो टू चीजें एस्टेब्लिश कर लेते हैं, टू थिंग्स। वन, कॉस्ट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू समथिंग। दूसरा, जो एक्सपेंस है वो भी उसी रिलेशन में ही फाइनेंशियल पी&एल अकाउंट से पिक करते हैं हम लोग। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन, अब फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो 3 डिफरेंट फ्लाईओवर्स बना रहा है, फ्लाईओवर ए बी सी। तो ए के खर्चे ए में जुड़ेंगे, बी के खर्चे बी में, सी के सी में, पर क्योंकि तीनों फ्लाईओवर एक ही कंपनी बना रही है तो फाइनेंशियल पी&एल तो उसका एक होता है, बट ए फ्लाईओवर के खर्चे ए के लिए पिक किए जाएंगे। फाइनेंशियल पी&एल से वो जो सारे खर्चे जो फ्लाईओवर बी के लिए हैं वो अलग से पिक होंगे। ऐसे ही फाइनेंशियल पी&एल में से वो सारे खर्चे जो फ्लाईओवर सी के हैं वो सी के लिए पिक होंगे। दिस इज हाउ इट गोस। एनुअल डे सेलिब्रेशन, कंपनियां बहुत सारा खर्चा करती हैं, अनदर एक्टिविटी। अब एनुअल डे से रिलेटेड सारा खर्चा जो भी एनुअल डे से कंसर्न है वो सारा खर्चा जोड़ दिया जाता है, एंड दैट बिकम्स एनुअल डे एक्सपेंडिचर। लेट्स मूव ऑन। अब हम देखेंगे कौन से खर्चे हैं जो कंसीडर नहीं होते कॉस्ट बनने में। इसका मतलब क्या हुआ? वो फाइनेंशियल पी&एल अकाउंट के अंदर हैं बट कॉस्ट के लिए कंसीडर नहीं होते। सबसे पहली बात, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस और लॉसेस। एग्जांपल के लिए लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, दूसरा लॉस ड्यू टू फायर, तीसरा एग्जांपल के लिए कोई चीज हमारी चुरा के ले जाता है, कैश स्टोलन। तो ऐसे खर्चे जो हमारे, ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे लॉसेस जो हमारे एबनॉर्मल हैं और बिजनेस एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है, अगर वो फाइनेंशियल पी&एल में होते हैं तो हम उसको कॉस्ट के लिए कंसीडर नहीं करते। दूसरा, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है हमारा इनकम के ऊपर टैक्स है, इसका एक्सपेंस से कोई संबंध नहीं है, ऐसा लॉजिक अप्लाई होता है और इनकम टैक्स कंसीडर नहीं होता। इसी तरह से वो सारे टैक्सेस जो रिकवरेबल हैं, अब रिकवरेबल का मतलब ये हुआ जिनको हमारे को वापस जो है क्लेम मिल जाता है। तो कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो हमारे को क्लेम नहीं मिलता। हमारे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हमारे एक्साइज ड्यूटी होती है, हमारे सेल्स से रिलेटेड सेल्स टैक्स होता है जिसको वैट बोलते हैं। अगर ये रिकवरेबल हैं तब हम उनको कॉस्ट नहीं मानते क्योंकि वो एक्सपेंस भी नहीं होंगे। अगर वो रिकवरेबल नहीं है तभी वो हमारे कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं।
प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अब बैड डेट्स क्या होता है, ये हमारी उधार जो सेल होती है उससे रिलेटेड एक्सपेंस है, मतलब माल उधार दिया और रिकवरी नहीं हो पाई, जो रिकवरी नहीं हो पाई ये क्रेडिट पॉलिसी डिसीजन मेकिंग का मैटर है, इसलिए हम इसको बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं मानते और कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते। डिविडेंड्स एंड रिजर्व्स, शेयर होल्डर्स को मिलने वाला डिविडेंड और प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन जिसको रिजर्व्स बोलते हैं, वो दोनों की दोनों प्रॉफिट निकलने के बाद होते हैं, इसलिए इनको हम कॉस्ट का हिस्सा नहीं मानते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका लॉजिक ये माना जाता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, मतलब पैसा कहां से आएगा, ये इसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ऐसा लॉजिक अप्लाई होके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या लोन इसको हम कॉस्ट का हिस्सा नहीं मानते, पर ये फाइनेंशियल P&L के अंदर होते हैं। अब हम ऐसे देखेंगे कुछ एक्सपेंसेस जो फाइनेंशियल P&L में नहीं है पर हम कॉस्ट का हिस्सा मानेंगे। ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर ओनर ने अपनी बिल्डिंग रेंट पर दी है बिजनेस के लिए, पर उसका रेंट नहीं ले रहा वो, क्योंकि उसकी अपनी बिल्डिंग है, वो P&L के अंदर रेंट को एक्सपेंस नहीं मानता। अब क्योंकि ये एक पर्टिकुलर केस है जिसके अंदर रेंट वो नहीं वसूल कर रहा है और फाइनेंशियल P&L में नहीं है, पर कॉस्टिंग जब हम निकालेंगे तो हम इसको नोशनल रेंट की तरह एज्यूम करेंगे कि इसका रेंट कितना है, कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे, फाइनेंशियल P&L में नहीं है बट फिर भी ये कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कोई ओनर है, उसका रिश्तेदार या ओनर खुद बिजनेस में एज एन एम्प्लॉय काम करता है और अपने पैसे नहीं लेता, सैलरी नहीं ड्रॉ करता, तो हम उसकी सैलरी को एज्यूम करेंगे नोशनल सैलरी मान के, क्योंकि लॉजिक ये अप्लाई है कि अगर वो नहीं होता तो कोई उसकी जगह और काम कर रहा होता, तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपेंस है, चाहे बेशक वो फाइनेंशियल P&L में नहीं है, बट कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको कंसीडर करेंगे। इस तरह के वो सारे खर्चे जो बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी हैं पर किसी वजह से बिजनेस में नहीं हुए, उनको हम नोशनल लेवल पे एज्यूम करेंगे और हम उसको कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन और हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि कॉस्ट की जरूरत क्या है। सबसे पहली बात यह है कि कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट, एक्टिविटी, प्रोसेस, इन सब चीजों के रिलेशन में निकाली जाती है और सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में हेल्प करती है। प्रॉफिट हमारे को तभी पता पड़ता है जब हमारे को, और प्रॉफिट का मतलब अगर एक कंपनी 10 प्रोडक्ट बना रही है तो फाइनेंशियल लेवल पे जो प्रॉफिट दिखता है वो 10 प्रोडक्ट का जोड़ होता है, मतलब पूरे बिजनेस का होता है। बट अगर हम एक एक प्रोडक्ट का अलग अलग प्रॉफिट निकालना चाहेंगे तो हमारे को डेफिनेटली हर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी होगी, तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे। दूसरी बात, अगर हमें लगता है कि ये कॉस्ट हमारी ठीक है, हमारे को इससे ज्यादा बढ़ानी नहीं है, तो हम उसको कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए भी हमारे को कॉस्ट निकालना जरूरी है, तो पता होगा कॉस्ट का तभी हम कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर किसी वजह से लगता है कि हमारी कॉस्ट ज्यादा है, हमारी इतनी कॉस्ट मार्केट में नहीं होनी चाहिए, हमारे कॉम्पिटिटर्स की कॉस्ट कम है, तो हम कॉस्ट रिड्यूस करने की प्लानिंग भी कर पाते हैं। वो सब तभी होगा जब कॉस्ट हमारे सामने होगी। उसके अलावा मैनेजर्स को, मैनेजर्स लेवल्स पे कंपनी के डायरेक्टर्स को, कंपनी के मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं बिजनेस की ग्रोथ से रिलेटेड, वो सारे डिसीजंस में कॉस्ट का पता होना बड़ा यूजफुल होता है। लेट्स मूव ऑन एंड लुक एट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है। बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें से जो प्रोमिनेंट मेथड है वो है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग का मतलब हुआ जहां पर एक जैसी सिमिलर चीजें एक लार्जर क्वांटिटी में बनती हैं। एग्जाम्पल के लिए घड़ियां हो सकती हैं, बिस्किट्स हो सकते हैं, कार हो सकती हैं, मेडिसिन, जो भी चीज बल्क में बनती है, बैच में बनती है, एक सिमिलर टाइप की होती है, उन सबके लिए हम बैच कॉस्टिंग का पॉपुलर फॉर्मूला लगाते हैं। बैच कॉस्टिंग कॉस्टिंग को समझने का सबसे आसान तरीका भी है, तो आज हम इसकी स्टडी करेंगे और देखेंगे कि बैच कॉस्टिंग के थ्रू कैसे कॉस्ट निकलती है। ओके, सबसे पहली बात, बैच कॉस्टिंग की स्टार्ट होगी कॉस्ट शीट बनाने से। तो हम क्या करने वाले हैं, जितने भी फाइनेंशियल P&L में ट्रांजेक्शन हैं एक्सपेंस के, उनको जो जो रिलेवेंट हैं प्रोडक्ट या प्रोसेस या एक्टिविटी या सर्विस के हिसाब से उनको एक ही जगह लिख देते हैं। जिस जगह पर लिखा जाता है उसको बोलते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है, एक फॉर्मेट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हम उसको सारे रिलेवेंट एक्सपेंसेस को लिखते हैं
और कॉस्ट प्रोडक्ट की या प्रोजेक्ट की एक्टिविटी की निकालते हैं। कॉस्ट शीट जैसा इसकी डेफिनेशन है बड़ा सिंपल है, एक स्टेटमेंट फॉर्म में होती है। इसका लीगल कॉन्टेक्स्ट नहीं है पर प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट है। तो लीगली इसका कोई डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है, केस टू केस प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जितने ट्रांजेक्शन्स हैं आइटम्स हैं उनके हिसाब से कॉस्ट शीट छोटी बड़ी हो सकती है। कॉस्ट शीट को बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कितना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि कॉस्ट शीट किस तरह से बनेगी। बट एक स्टैंडर्ड तरीका हम आपको आज इस सेशन में सिखाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद बैच कॉस्टिंग थ्रू कॉस्ट शीट। कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जैसे हमने बात की हमें पता होना चाहिए कि किस चीज की कॉस्ट निकाल रहे हो। दूसरी बात यूनिट्स कितनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर घड़ियां बन रही हैं तो हम देखेंगे कि 500 घड़ियां बन रही हैं, 600 बन रही हैं, 1000 बन रही हैं। अगर बिस्किट्स बन रहे हैं तो 200 पैकेट हैं, 500 पैकेट हैं। इसी तरह से गाड़ियां बन रही हैं तो कितनी गाड़ियां बन रही हैं, तो दिस इज कॉल्ड यूनिट। और कार का होना, घड़ी का होना, क्या प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ये पता होना बहुत जरूरी है। दूसरा हमारे सामने P&L अकाउंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि फाइनेंशियल P&L से ही हमारे को एक्सपेंसेस की डिटेल्स मिलती है। तीसरा एडिशनल डेटा, मैंने बोला कि जैसे कुछ एक्सपेंसेस P&L में नहीं होते पर फिर भी हम कंसीडर करते हैं, वो एडिशनल डेटा हमारे को चाहिए। साथ साथ फाइनेंशियल P&L के अंदर जो एक्सपेंस होता है वो इकट्ठा होता है। फॉर एग्जाम्पल परचेज इकट्ठी है, रेंट इकट्ठा है। अब पूरा रेंट पूरा बिजनेस का इकट्ठा एक साथ होता है, पर क्योंकि कंपनी ने मान लो 10 प्रोडक्ट बनाए हैं तो वो 10 प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और कितना किस हिस्से में रेंट जाएगा ये एक मैटर है, इसके लिए हमारे को एडिशनल डेटा चाहिए। एजम्पशंस लेनी पड़ती हैं, कई बार सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं है तो हमारे को अप्रोप्रिएट एजम्पशंस बिजनेस की लेंगे और कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करेंगे। एंड देयर आफ्टर रिलेवेंट कॉस्ट, रिलेवेंट एक्सपेंसेस हम सेलेक्ट करके उनको जोड़ते हैं, कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, देयर आफ्टर कॉस्ट पर यूनिट इज डिराइव्ड। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगर हम इसको समझ जाएंगे तो आप समझ लीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग की 90% प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व कर दी। एक बिजनेस है जो स्टार्ट हो रहा है, उस बिजनेस का नाम है गोलू टी स्टॉल। अब ये क्या करता है, दो तरह की चाय बेचता है। तो ये क्या हो गया हमारे, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया हमारा टी, दो तरह की टी हो गई, स्टैंडर्ड टी एंड मसाला टी। अब इसमें क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट वो होगी जितनी यूनिट जिसने प्रोड्यूस की है और सेल की है। यूनिट्स हमारे पास यहाँ लिखी हुई है, 1000 यूनिट इसने स्टैंडर्ड टी और 500 यूनिट इसने मसाला टी। तो हमने दो चीज आइडेंटिफाई कर ली, कौन सी, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया और यूनिट्स आइडेंटिफाई कर ली। अब हम फाइनेंशियल P&L पे देखते हैं, इसने कौन कौन सा खर्चा किया। एक खर्चा किया यूटेंसिल्स खरीदे। यूटेंसिल्स एक ऐसे एक्सपेंस हैं जो जिसको हम लोग फिक्स एसेट्स मानेंगे जो सालों साल चलेंगे। इसका मतलब ये एक्सपेंसेस का इकट्ठा P&L में नहीं जाएगा, डेप्रिसिएशन फॉर्म में जरूर जाएगा, बट पूरा का पूरा एक साल के अंदर बुक नहीं होगा 6 के 6000। मिल्क है, हाँ मिल्क इसमें जरूर कंज्यूम किया है, पूरा का पूरा हम मान के चल रहे हैं 4500 रुपए का। शुगर चाय बनाने में चाहिए, चाय की पत्तियां हमारे को चाहिए, वो हमारा अमाउंट हमने खरीद लिया। बिल्डिंग इसकी अपनी है, इसका मतलब इसने रेंट नहीं दिया, तो P&L में तो ये रेंट नहीं होगा पर कॉस्ट के अंदर रेंट होगा। कैश चोरी हो गया 500 रुपए, P&L के अंदर तो होगा एबनॉर्मल एक्सपेंस की तरह, लॉस की तरह, बट कॉस्ट में हम इसको शामिल नहीं करेंगे। कंज्यूमेबल मतलब कोई गैस सिलेंडर हो सकता है, कोई और छोटी मोटी चीजें हो सकती हैं, जो सब इसने लिख दी 1800 रुपए की, और सैलरी इसने दी है 2400 रुपए। दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सारी वैरायटी के साथ ये क्वेश्चन हमारे सामने है। लेट्स लुक एट फाइनेंशियल P&L में ये कैसा दिखाई देता है। तो सबसे पहले यूटेंसिल्स नहीं आएंगे, ये एसेट्स में जाएंगे, बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होंगे, P&L में नहीं होंगे। तो मिल्क होगा, शुगर होगी, चाय होगी, रेंट नहीं होगा क्योंकि रेंट कॉस्ट का होगा, P&L में नहीं होगा। 500 रुपए होंगे, 1800 रुपए होंगे और 2400 की सैलरी होगी। साथ साथ हमारे पास इसमें सेल होगी, दोनों चीज होगी। लेट्स लुक एट हाउ द P&L वुड लुक लाइक। हमने देखा इसके अंदर मिल्क आ चुका है, शुगर भी आ चुकी है, चाय की पत्तियां आ चुकी हैं, कंज्यूमेबल्स आ चुका है, सैलरी भी आ चुकी है, कैश स्टोलन एबनॉर्मल एक्सपेंसेस की तरह आ चुका है। डेप्रिसिएशन हमने एज्यूम किया, अब मैंने आपको बोला था एप्रोप्रिएट एजम्पशन लेना पड़ेगा कभी कभी,
तो क्योंकि हमारे यूटेंसिल्स हमने अप्रोप्रिएट एजम्पशन लिया कि 5 साल चलेंगे, 6,000 रुपए उसकी कीमत है, तो 1,200 रुपए का डेप्रिसिएशन हमने बुक कर दिया। हमारी चाय जो है स्टैंडर्ड टी 8,000 रुपए में बिक गई, 8 रुपए के रेट से 1,000 कप एक महीने के अंदर, और मसाला टी 15 रुपए के हिसाब से 500 कप बिक गए। तो हमारी यहाँ क्वांटिटी जो है 1,000 कप की है और यहाँ 500 कप की क्वांटिटी है जो हमने सेल की है। कुल मिला के हमारा जो प्रॉफिट है 1,100 रुपए है और 15,500 की सेल हुई है। दिस इज व्हाट वी कॉल फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये अकाउंट हम बिजनेस में बनाते ही हैं, पर समस्या ये है इसमें ये नहीं पता पड़ रहा कि स्टैंडर्ड टी की कॉस्ट पर यूनिट क्या है और मसाला टी की कॉस्ट क्या है। इसमें प्रॉफिट पता पड़ रहा है पर इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं पता पड़ रहा, इसमें कॉस्ट नहीं पता पड़ रही, इसमें एक्सपेंस है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहां से हमारी कॉस्ट डिराइव होगी, यहां से हमारी जरूरत है, और ये जरूरत लीगल नहीं है, मैनेजरियल जरूरत है। क्या जरूरत है? ताकि जो हमने अभी अंदाजे से सेलिंग प्राइस निकाला होगा बिजनेस ने गट फीलिंग पे, तो उसको समझ में तो आ गया कि 1,100 का प्रॉफिट हो गया, गट फीलिंग पे उसने कुछ भी सेलिंग प्राइस निकाल दिया, प्रॉफिट हो गया। बट ये नहीं पता पड़ रहा कि स्टैंडर्ड टी से प्रॉफिट ज्यादा आया है, मसाला टी से आया है, क्या सेलिंग प्राइस जस्टिफाइबल है, प्लस किस बिजनेस को, किस प्रोडक्ट को ज्यादा पुश करने की जरूरत है, क्या उठाने की जरूरत है, कौन से खर्चे कम करने की जरूरत है, कौन से खर्चे कंट्रोल करने की जरूरत है। ये सबके आंसर्स मैंने बोला वाई कॉस्टिंग जो हमने अभी अभी देखा उसके अंदर छुपे हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे P&L अकाउंट के अंदर जिसके अंदर एक्सपेंस हमारे को दिख रहे हैं, ये सारे एक्सपेंस जो कि टोटल मिला के 13,400 रुपए का एक्सपेंस है, ये सारा एक्सपेंस अब हम कॉस्ट में कन्वर्ट करके देखते हैं और एक एक करके स्टैंडर्ड टी की कॉस्ट अलग निकालेंगे पर यूनिट और मसाला टी की कॉस्ट अलग निकालेंगे। लेट्स लुक एट नाउ। रेफरेंस के लिए मैंने वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो P&L अकाउंट में थे यहां पर लिख दिए हैं। $4500, $2100, $900, $1800, $2400, $500, $1200, टोटल मिला के 13,400 टोटल एक्सपेंस होता है। आप टोटल कर लीजिएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से वहां पर शायद एक्सपेंसेस की इसके अंदर ये 2100 की फिगर होगी 1100 की जगह। तो कुल मिला के ये हमारा P&L है जो मैंने रेफरेंस के लिए लिख दिया। अब क्योंकि हमारे को कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए कॉस्ट शीट नाम का एक फॉर्मेट चाहिए, हमने इसको ले लिया, P&L साथ में रख लिया। दो हमारे प्रोडक्ट हैं और दोनों प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है इसकी 1,000 यूनिट है और इसकी 500 यूनिट है। सो लेट्स लुक एट, अब हमने खरीदा सबसे पहले मिल्क 4500 रुपए का। अब 4500 का जो मिल्क खरीदा है इसको दोनों टी बनाने में यूज किया होगा। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों चाय बनाने के अंदर ये मिल्क बराबर बराबर लगा होगा। दिस इज वन ऑफ द एप्रोप्रिएट एजम्पशन वी आर टेकिंग। अगर एक्चुअल सिनेरियो कुछ और है तो हम वो भी कंसीडर कर लेंगे, पर सिंप्लिसिटी के लिए मानते हैं कि दोनों में बराबर दूध लगा। इसका मतलब रेशो किस रेशो में ये बढ़ना चाहिए, 2:1 में, 1,000 और 500 में। तो 4500 को हमने 2:1 में 3,000 और 1,500 बांट दिया खर्चा। इसी तरह से जो चीनी है शुगर 2,100 रुपए की, हमने माना सेम एजम्पशन ली कि बराबर क्वांटिटी यूज हुई होगी शुगर की। 1,000 कप इसके बने हैं स्टैंडर्ड टी के, 500 कप बने मसाला टी के, इस रेशियो में 2:1 में हमने बांट दिया। सिमिलर वे में हमने चाय की पत्ती को भी बांट दिया। ओके, कंज्यूमेबल्स भी हमने बराबर बराबर बांट दिए, ऐसा एजम्पशन ले लिया। आप कोई और एजम्पशन लेना चाहे या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो तो चेंज भी की जा सकती है, ठीक है। अब बात आती है सैलरी की। सैलरी को हमने उस रेशियो में नहीं बांटा। हम ये मान रहे हैं कि मसाला टी को बनाने में थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है मतलब ऐसा एजम्पशन लेके देखा कि नॉर्मल टी बनाने में जितना समय लगता है मसाला टी को बनाने में डबल समय लगता है। इसका मतलब 1,000 कप बनाने में जितना समय लगा उतना ही समय 500 कप बनाने में लगा। तो हमने इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैश स्टोलन एबनॉर्मल एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको कॉस्ट की कैलकुलेशन में नहीं शामिल कर रहे हैं। यूटेंसिल्स का डेप्रिसिएशन 600 हम ये मान के चल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन बराबर ही चार्ज कर देते हैं, क्योंकि मसाला टी में समय ज्यादा लगता है। समय ज्यादा लगने की वजह से दोनों के अंदर डबल समय लगता है, तो हमारे जो डेप्रिसिएशन है और यूटेंसिल्स का यूटिलाइजेशन है वो बराबर है। ओके, अब रेंट, क्योंकि बिल्डिंग का रेंट नहीं था हमने एज्यूम किया, फाइनेंशियल P&L में तो था नहीं है, हमने एज्यूम किया कि रेंट 900 रुपए है और हमने 1,000 और 500 की रेशो में 600 और 300 रुपए को एलोकेट कर दिया 2:1 में।
इस तरह से हमारी कॉस्ट आ गई है दोनों की अलग अलग। ये कॉस्ट अगर आप देखेंगे 13,800 रुपए है। ये क्यों आ गई ज्यादा? एक कारण, 500 रुपए तो हमारे कम हो गए, यहाँ पर -500 हो गए, और यहाँ पर हमारे पास 900 एक्सपेंस एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो ऐसे देखेंगे तो 400 रुपए का जो डिफरेंस है कॉस्ट एडिशनल होने का, इससे हमारी कॉस्ट 13,800 हो गई। अब क्योंकि हमारा प्रॉफिट 2100 रुपए आया था यहाँ पर फाइनेंशियल पी&एल के हिसाब से, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट में चेंज आ गया। 8,000 की सेल है स्टैंडर्ड सेल की, तो हमारे को यहाँ पर इंडिविजुअली निकालने में पता पड़ रहा है कि स्टैंडर्ड टी में तो लॉस हो गया, पर हमारे को मसाला टी बेचने में फायदा हो रहा है 2300 रुपए का। तो कुल मिला के जो नेट प्रॉफिट है कॉस्टिंग के हिसाब से वो 1700 रुपए है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फाइनेंशियल पी&एल के हिसाब से 2100 का प्रॉफिट आया और कॉस्टिंग के हिसाब से 1700 का प्रॉफिट हो रहा है। कारण एक एक्सपेंस कम हो गया 500 का और 900 रुपए का एक्सपेंस जुड़ गया, जिसकी वजह से 400 रुपए की एडिशनल कॉस्ट आ गई। दिस इज हाउ कॉस्ट इज कैलकुलेटेड। तो हमने स्टैंडर्ड टी की कॉस्ट निकाल ली, स्टैंडर्ड टी का लॉस निकाल लिया, मसाला टी का लॉस और मसाला टी की हमने कॉस्ट सब निकाल लिया। अगर पर यूनिट निकालना चाहें आप पर यूनिट निकाल सकते हैं। 8600 को अगर आप डिवाइड करेंगे 1000 से, तो स्टैंडर्ड टी की कॉस्ट आएगी 8 रुपए 60 पैसे। अगर ये 5200 है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इसकी आएगी 10 रुपीज 40 पैसे। इसका मतलब क्या हुआ? 8 रुपए की आप स्टैंडर्ड टी बेच रहे हैं, जबकि आपकी कॉस्ट है 8 रुपए 60 पैसे। इससे हमारे को डिसीजन लेने में मदद मिलेगी और हम समझ पाएंगे कि या तो हमें कॉस्ट कम करनी है या हमारे को जो है उसकी सेलिंग प्राइस को बढ़ाना है। इसी तरह से 10 रुपए 40 पैसे हमारी कॉस्ट है मसाला टी की, जिसको हम 15 में बेच रहे हैं, विच इज ए वेरी गुड थिंग। तो जब हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं तभी हम ये पता लगा पाते हैं कि हमारे को मैनेजमेंट को कौन से डिसीजंस लेने हैं और कौन से अप्रोप्रिएट डिसीजन बिजनेस के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से ठीक होगा। दिस इज व्हाट आई कॉल द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट एग्जांपल अबाउट कॉस्ट। आगे वाले सेशंस में हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट एज ऑफ नाउ आई फील दैट दिस वुड हैव गिवन यू लॉट ऑफ बेनिफिट इन understanding what cost is all about. With this, let's see in summary the methods of cost. तो एक मेथड हमने अभी किया, बाकी सारे मेथड्स यहाँ पर हैं, जिसके अंदर बैच कॉस्टिंग हमने स्टार्ट की है एक सैंपल के फॉर्म में, उसके बाद जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग, कॉन्ट्रैक्ट एंड ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट। इनको आने वाली सीरीज में हम लोग 1 बाय 1 करेंगे, समझेंगे। डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में अलग अलग तरह के कॉस्ट करने के तरीके हैं, जो हम आने वाले क्लासेस में, आने वाले सेशन में करेंगे। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।